सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े सेवाकराम बांदे साहब का बहुत-बहुत स्वागत सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की रामत रावटी पर हमारी आज की चौथी एपिसोड है और इस एपिसोड पर हम आज उनकी चौथी रावटी पर विस्तार से बातें करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिसमें सेवाकराम बांदे साहब जुड़ चुके हैं और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर जो विस्तार से बातें हो रही है, तो आज की इस पटल पर अपनी चौथी यात्रा पर बाबा गुरु घासीदास जी के जो विस्तृत जानकारी है, वो हमारे दर्शकों तक शेयर करें। सेवाकराम बांदे साहब, सतनाम। सतनाम। धन्यवाद छोटे साहब। जी, जैसा कि हम शुक्रिया। लोग अपने पूर्व एपिसोड में बता चुके हैं कि पहला हमारा यात्रा था चिरई-पदर का, उसके बाद हम लोग जगदलपुर और दंतेवाड़ा का किए और तीसरे राउटी के रूप में कांकेर में आए। कांकेर के बाद अब चौथा राउटी हमारा जो आता है वो है पाना बरस। पाना बरस नाम का हम लोग गाँव को पहले ढूँढते-ढूँढते परेशान हो गए। हम जब जी, बालोद में थे, तो पाना ब्रस एक डिपो था, तो हम समझ रहे थे यहीं आस-पास होगा, हमको समझ में नहीं आया। बाद में फिर हम लोगों ने उसको सर्च किया तो पता चला, पाना बरस जो है, आज की स्थिति में मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी एक जिला है। पहले वो राजनांदगाँव जिले का भाग हुआ करता था। तो वहाँ पर एक गाँव है पाना बरस और एक जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है वहाँ। तो वहाँ हम लोग बाबा जी गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाबा जी जो विशेष रूप से नर बलि, पशु बलि, हत्या ये जो होता था, उनको बंद कराने के लिए ही विशेष रूप से हर रियासतों में जाते थे और रियासतों में जो वहाँ के राजा-महाराजा रहे, उनसे संपर्क करके सत्य और अहिंसा का संदेश देते थे। उनसे वो प्रभावित होकर के लोग-बाग उनसे जुड़ते भी गए और यहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आए, तो हम लोग जब वहाँ से निकले कांकेर से, तो कांकेर में हमारे डॉक्टर स्वामीराम बंजारे जी के एक मित्र वहाँ रहते हैं मानपुर में। उसका नाम था मिस्टर मंडले, डीडी मंडले वहाँ सीओ थे। तो उनके मित्र थे, तो उनसे हम लोगों ने नंबर लिया और उनसे निवेदन किया कि भाई हमारी पाना बरस में बाबा जी आए थे और उस यात्रा के संबंध में हम लोग यहाँ आना चाह रहे हैं। तो उसने फिर ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ के लोगों को बताया जहाँ-जहाँ पर हमारे समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों को सूचना दिए और सब लोगों को मानपुर में बुलाए। तो हम लोग करीब कांकेर से निकलने के बाद 9 बजे निकले और साढ़े 11 बजे भानु प्रताप के होते हुए रास्ते जंगल ही जंगल मानपुर पहुँचे। इतना रमणीक स्थान है, जाने का स्थान मन गदगद हो गया। देखने में ऐसा लगता था कि हम लोग वास्तव में एक नई पृष्ठभूमि में पहुँच गए, क्योंकि जंगल और वहाँ का परिदृश्य बहुत ही आकर्षक था, रमणीक लगता था। तो जी, वहाँ लोगों ने जाके जाने के बाद बताया कि वास्तव में जो पाना बरस रियासत है, वो रियासत चिड़ौरी जो महाराष्ट्र का भाग है, महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत आता था गढ़चिरौली, उसी रियासत के अंतर्गत ही आता था, जो पाना बरस के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जब 11:30 बजे वहाँ पहुँचे, तब वहाँ पर हम लोगों को बताया कि ये जो मुख्यालय है, ये राजनांदगाँव जिले से काफ़ी दूर है और वो रियासत का एक अलग ही स्टेटस है। और उस क्षेत्र में आदिवासी लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, बहुलता उन लोगों की है और चारों तरफ पहाड़ियों से घुरा घिरा हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता इस बात की रही कि हमारी जो जीवनदायिनी नदी है, शिवनाथ नदी, जो राजनांदगाँव, दुर्ग जिले को प्लावित करती है, उनके समझ लो जिनको पूरी जीवन देती है, तो उस नदी का उद्गम इसी पहाड़ी क्षेत्रों से हुआ है। जो पाना बरस की भूमि है, उसमें तो हम लोग वहाँ पर भोजन किए। जो एक बस बस स्टैंड था, बस स्टैंड के पास में एक छोटा-सा जगह था, उसी जगह में हम लोगों ने बैठे, लोगों से बात-वात किए, फिर भोजन किए और भोजन करने के बाद वहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर, मानपुर से 13 किलोमीटर दूर अंदर जंगल की ओर हम लोग गए और वो गाँव मिला पाना बरस। पाना बरस में फिर वहाँ से पता चला कि वास्तव में स्थल कहाँ पर है, जहाँ पर वो लगा था। तो वहाँ के कोटवार को बुलाए। उस कोटवार का नाम था
कोई मानिकपुरी था, मानिकपुरी कोटवार था, वो हमारे साथ आए और हमारे साथ फिर गए। तो जंगल ही जंगल हम लोग पैदल गए, रास्ता गाड़ी तो जा नहीं सकती थी, पैदल गए करीब 2 ढाई किलोमीटर। वहाँ नदी का जो प्रवाह है, उसमें बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए थे, जिसको हम लोग सरार बोलते हैं। उस सरार में पानी भरा हुआ था। एक जगह जब हम लोग पहुँचे, तो वहाँ एक छोटा-सा टीला टाइप का था। वो टीला के पास में एक मूर्ति रखी हुई थी। वो कोटवार ने बताया कि ये यहाँ पर शिव जी की पूजा की स्थापना करते हैं, परंतु लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये भूमि बहुत ही सिद्ध स्थल है। तब वहाँ के लोगों को ये तो प्रमाणित हमको नहीं मिला, परंतु वो स्थल देखने से हमको लगा कि वास्तव में यह जो भूमि है, किसी न किसी महापुरुष का चरण कमल आया हुआ है, चरण चिन्ह है यहाँ और उसी जगह को उन्होंने कोटवार ने भी बताया कि ये ज़मीन पर ही बाबा जी का आगमन हुआ था। लोगों की ऐसी हमारे लोगों की मान्यता है, क कथा में श्रवण श्रुति है। श्रुति में हम लोगों को बताया था। ऐसा उन्होंने बताया फिर। तो सीपी एंड बरार पहले राज्य था हमारे छत्तीसगढ़ 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो सीपी एंड बरार के 8 जिले और हमारे छत्तीसगढ़ के जिले इसमें शामिल थे। तो उस समय सीपी एंड बरार में जो गढ़चिरौली जो क्षेत्र है वो मानपुर उसी एरिया में आता था। तो उस एरिया के नाम से वहाँ पर थोड़ी-थोड़ी महाराठी मराठी सभ्यता, राष्ट्रीय सभ्यता भी कहीं-कहीं दिखाई पड़ती है। तो उससे निकल कर के आए, तो वहाँ हमको एक आदमी मिला पाना बरस में, देवचंद बंजारे जी। देवचंद बंजारे जी वहाँ शिक्षक थे और ये कहना चाहिए कि वो साहित्यकार भी रहे हैं। बहुत अच्छा लेख और बाबा जी के बहुत ही अच्छा अनुयायी, भक्त रहे। आज वो हमारे पास नहीं है, इस बात का हमें दुःख है। वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। परंतु उन्होंने बहुत अच्छा विस्तार से हम लोगों को उसके बारे में बताया। उसके बाद वहाँ पर जब मैं बताया डीडी मंडले जी जो सीओ थे, उन्होंने भी अपनी सपत्नीक अपनी उपस्थिति दी। एक लोमेश थानेदार थे, थानेदार साहब भी उसमें आए। बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार के हमारे समाज के जो प्रमुख कार्यकर्ता लोग हैं, जो सामाजिक स्टेटस को रखते हुए शासन की भी सेवा कर रहे हैं और समाज की सेवा में भी लगे हुए हैं। ऐसे प्रभावशाली लोग हमको वहाँ पर मिला और उन लोगों से हम लोगों ने मिले तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्हीं के परिवार का एक महिला थी जो सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने हम लोगों की यात्रा के दल को देखा तो इतनी गदगद हो गई, तो बोले, "हमारे घर में आप बिना भोजन करे आप नहीं जाएँगे।" तो हम लोग वहाँ रुके, अपने घर में भोजन करवाया, इतना बढ़िया चटाई में बैठ कर के भोजन किए तो ऐसा लगा कि हम लोग जंगल में मंगल मनाने आ गए हैं। आत्मीयता की हम लोग को जो भावना जो दिखी वहाँ, वो तो अवर्णनीय है। हम उसको बखान नहीं कर सकते। इतने हम लोग वहाँ पर प्रभावित हो गए। उसके बाद फिर रावटी यात्रा जो जब हमारा चला उन लोगों ने सहयोग दिया, फिर वहाँ के जो कुछ लोग थे गाँव के जो 10-5 लोगों को बुला लेते, जैसे ये गाँव का नाम बताया मेरे को, फूलटोड़ी और मुझगाँव। मुझगाँव और फूलटोड़ी नाम का गाँव था, उनके मुखिया लोगों ने आया, तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ वास्तव में बाबा जी का जो उपदेश है, उसको लेकर के जो राउटी हुई है, वो सही है, इस तरफ क्षेत्र में आए हैं, उन्हें उनकी पुष्टि करी। दूर जंगल में जो घिरा हुआ है, वहाँ पर एक टीपागढ़ नाम का गाँव है। दूर जंगल में, वहाँ हम लोग नहीं जा पाए। ये केवल सरार जी, था, वहाँ तक हम लोग पहुँचे, पर टीपागढ़ जहाँ है, वहाँ वहाँ से शिवनाथ नदी का वास्तव में प्रवाह शुरू होता है। तो वहाँ के उद्गम है, लोगों ने बताया कि वो यही हाँ, उद्गम है, तो वहाँ से मेला भी लोग लगता है। हाँ, आइए, आइए, वेलकम। जी, जी। जी, तो स्वागत है वहाँ से भटनागर हम लोग साहब। जी, तो मैं इसको थोड़ा पूरा कर देता हूँ, फिर भतभरे साहब फिर बताएँगे, जी। है जी, ना? नहीं तो टीपागढ़ वो टीपागढ़ में में हमारा स्थल है, उद्गम है वहाँ और सब मेला पहुँचे। लगता है ऐसा कहने से। हाँ। तो कनकोड़ी टीपागढ़ के बाद 11 पत्ती गाँव है, जो 22 किलोमीटर दूर है, वही शिवनाथ नदी का उद्गम है, ऐसा लोगों ने बताया वहाँ। तो कोटवार हाँ, अब नाम आया मेरे को याद आया, रेशम नाम था शायद कोटवार का, रेशम मानिकपुरी। वो फिर लेकर के आए और उन्होंने बताया कि यहाँ के जितने भी ज़मीन है, वो सभी यहाँ के राजा का है और 150 एकड़ ज़मीन वहाँ पर है, जिसमें हमारे एक शिव शिव मंदिर का वो केवल मूर्तियाँ रखी हुई थी, मंदिर अभी शायद बन गया है, उस समय नहीं बना था।
तो उसमें यदि आप लोग चर्चा करेंगे तो हो सकता है बाबा जी के प्रतीक स्मृति चिन्ह जैतखाम बनाने के लिए आपको जगह दे सकते हैं। तब हम लोगों ने उस वहाँ के जो रियासत के मालिक थे, मंडावी जी, शायद अंजोर शाह शाह परिवार है, अंजोर शाह नाम का आदमी था, मंडावी जी है। तो उनका एक लड़का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी था, बिलासपुर में पोस्टिंग था, वो भी उस दिन आया हुआ था। एक लड़का वहाँ पर जनपद पंचायत में क्लर्क का काम करता था, वो भी आया हुआ था। इन लोगों ने हम लोगों के दल को देखकर बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ये मिलने के बाद कहा कि यदि आप इतने अच्छे काम के लिए आए हैं, धार्मिक काम के लिए आए हैं, तो बाबा जी तो सबके पूजनीय होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ज़मीन देने के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग जैत खाम वहाँ पर गड़ा सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था। तो इस प्रकार से हमारे वहाँ डी मंडले जी जो सीईओ थे, देवचंद बंजारी जी जो वहाँ साहित्यकार शिक्षक थे और वहाँ के रहने वाले मूलचंद बघेल भाई साहब थे। इन लोगों का बहुत अच्छा हम लोगों को सहयोग मिला और बहुत अच्छी जानकारी भी हम लोगों को मिली। तो पाना बरस की जो यात्रा थी हमारे लिए बड़ी अद्भुत, अविस्मरणीय रही है और मैं डिटेल चर्चा करने के लिए आदरणीय भतपरी साहब को कहूँगा कि वो अपनी यात्रा का संस्मरण सुनाएँ। जी, बहुत शुक्रिया बांदे साहब, सेवाराम बांदे साहब, आपने इतने विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बातें रखी है चौथी एपिसोड पर। मैं चाहूँगा भतपारी साहब थोड़ा लेट में जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत भतपारी साहब। मैं चाहूँगा कि जय सतनाम जो सर, जय बचे हुए विवरण हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। डॉक्टर अनिल भतपारी साहब, सतनाम। सतनाम। जी, जी। जय सतनाम आदरणीय और मानवता चैनल देख रहे सभी सुधी दर्शकों को भी मेरा जय सतनाम। भाई मेघराज जी और आपको भी और अभी सर जो बोल रहे थे और इस यात्रा के वो गवाही हैं, इस यात्रा के मार्गदर्शक भी रहे हैं, उनको भी रावटी दर्शन यात्रा की जो संस्मरण चल रही है सीरियल इसमें वॉइस ऑफ मानवता चैनल में, इसलिए बधाई कि वो बहुत ही विस्तृत और बड़ी गहराई से जानकारी दे रहे थे। मैं सुन भी रहा था और आज चूँकि बहुत व्यस्त था मैं और मेरी व्यस्तता के चलते मैं ये रावटी के बारे में थोड़ा-सा और अपडेट हो जाऊँ कि है क्या चीज़। तो ये जो मेरी किताब है पीएचडी शोध पे आधारित पाना बरस रावटी का इसमें उल्लेख है, चतुर्थ रावटी। तो इसमें जो चीज़ क्या है वो मैं थोड़ा-सा और अपडेट होके वही पढ़ रहा था। तो ये पाना बरस की रावटी नीम पेड़ के नीचे लगी हुई है। यहाँ का पेड़ जो है वो नीम पेड़ है। देखिए गुरु घासीदास बाबा जी और पेड़ों का इतना आंतरिक संबंध है। मैं देख रहा हूँ कि कहीं-कहीं अलग-अलग जगह पे वो ज़िक्र आ रहा है। गंडई में पीपल का पेड़ है। गंडई मतलब हम आएँगे आगे चल के तो खबरदाह वाला तो उसमें पीपल का पेड़ अभी भी वहाँ मेला लगता है पीपल पेड़ के पास ही गुरुद्वारा निर्मित। यहाँ आए तो नीम है और गड़िया पहाड़ कांकेर में बरगद हमने देखा। गुरु घासीदास जी को भी आत्मज्ञान प्राप्त हुई तो औरा धौरा और तेंदु पेड़ के नीचे। तो गुरु घासीदास बाबा जी का जो वो है कहीं न कहीं प्रकृति के सानिध्य में और पेड़ों के नीचे रह करके और वहाँ बैठ करके उपदेश देना, वहाँ रावटियाँ लगाना, ये कहीं न कहीं बाबा जी की प्रकृति प्रेम को दिखाता है और ऐसी जीवन वृत्त को दिखाता है जो शांति प्रिय और सुकून भरे हुए जगह में जाएँ और लोग उसके दर्शनार्थ आएँ। अ, ज़िक्र हो रहा है अभी पाना बरस का, तो पाना बरस हम लोग गड़िया पहाड़ से अ, तीसरी राउटी संपन्न होने के बाद जब अंदर की रास्ता से आए, बहुत ही घनघोर और बहुत ही रम्य और सुंदर जंगल पार करते हुए, बस्तर से जैसे ही हम लोग इधर राजनांदगांव जिला अब तो अ, बालोद जिला हो गया है, तो उसमें जब प्रवेश किए तो ताड़ी का पेड़, एक ऐसी पोखरी जो कमल नाल से भरी हुई थी और सुंदर पहाड़ था। हम लोग देखे और गाड़ी रोक के वहाँ खड़े होके सामूहिक रूप से फोटो भी खिंचवाए।
और इतनी सुंदर मनमोहक दृश्यावलियाँ अ, रम्य वन प्रांतर है। उधर तो फ़िल्मों की और एल्बम्स की शूटिंग करने लायक जगह है और दर्शनार्थियों को जाना चाहिए कि हमारी छत्तीसगढ़ की इतनी अपरिमित सौंदर्य है, उसको निहारना चाहिए। अ, केवल शहर या केवल अ, कुल्लू, मनाली या और दूसरी जगह है, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के आंतरिक जंगलों में चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, कहीं भी हो, इतनी रमणीयता भरी हुई। तो गुरु घासीदास जी उन्हीं जगहों में क्यों गए जहाँ प्रकृति के अपरिमित सौंदर्य। दूसरा ऐसा क्षेत्र जहाँ राज रजवाड़ा है। तीसरा ऐसे जहाँ पे बलि प्रथा है और ये हमको मायने ये सब चीज़ नोटिस करने लायक। गुरु घासीदास जी ने शहरों को नहीं चयन किया, अगर वो करते तो उस समय रायगढ़ शहर था, उस समय अंबिकापुर थे, दुर्ग है, रायपुर है, ऐसे जो बड़े शहर थे, ऐसे जगहों का चयन करना चाहिए था, लेकिन वहाँ क्यों नहीं किया? ये सब बहुत सारे विश्लेषण करना पड़ेगा हमको, तब समझ में आएगी। और सतनाम पंथ के अनुयायी ग्रामीण परिवेश के लोग हुए हैं। अपेक्षाकृत नगरीय संस्कृति में सतनामियों का कम बसाहट है और अभी भी सतनामी समाज बड़ा प्रकृति प्रेमी और कृषक समुदाय के होते हैं। बड़े-बड़े अफ़सर हो जाते हैं, अभी सर ही अंडर सेक्रेटरी से सेवानिवृत्त हुए हैं, अवर सचिव रहे हैं सर। आईएएस स्तर का अपने समय में ऐसी-ऐसी तहसील सँभाले हैं, ऐसे जिला सँभाले जो आज 2-3 जिला के बराबर हैं। तो ऐसे-ऐसे जगहों से रहे हैं और देखिए अपनी जीवन एक गाँव में फुंडा पाटन नाम के पास एक फुंडा गाँव है, वहाँ बढ़िया फार्म हाउस टाइप के बना के बहुत सुंदर जीवन जी रहा है, फूलों में, क्यारियों में, पेड़-पौधों के बीच में। तो कहीं न कहीं हम सब प्रकृति प्रेमी हैं और हमें वापस वो जीवन दिखता है। तो ये कहीं न कहीं हमारे बीच जो है, हमारे बाबा जी की जीवन चरित्र, उनके उपदेश, उनकी वाणियों का ही प्रभाव है पहली कि हम सब एक तरह से दक्षिणपंथी लोग हैं। हम विकास के एक ऊपर सोपान तक पहुँचते हैं और उसके बाद पुनः हम अपनी मूल की ओर आते हैं, जैसे बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ एक ऊँचाई तक जाता है। और उसके बाद में उसकी लाह निकलती है और वो फिर ज़मीन में आ जाता है। तो हम सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं इसके आशय। इसका मतलब ये है कि हम सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के बीच में ऐसी चेतना का प्रचार अगर किसी ने किया है तो गुरु घासीदास जी। गुरु घासीदास जी भी अंतिम समय में अपने गिरौदपुरी ही वापस जाता है। भंडारपुरी के महलों का परित्याग करके अंत में वो अज्ञातवास अपने जन्मभूमि में व्यतीत करता है, ऐसा है। अब उसी तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि नीम पेड़ के नीचे जब उसकी रावटी लगी, तो उन्होंने आगंतुकों से जो बहुत सारे लोग आ रहे थे उनके दर्शन करने, 3 रावटी हो चुकी थी तो उनकी कीर्ति फैल चुकी थी। अब बहुत सारे लोग आए जिसमें महिलाएं भी आई जो आरती सजा के आ रही थी। उनके साथ पुरुष वृंद भी थे, बहुत सारे लोग थे। और उसके बाद उनको भोजन कराया गया, पैर पखार करके स्वागत की गई। पैर पखारने की स्वागत आरती, उसके बाद भोजन किया कराए गए और भोजन के पश्चात उसी नीम पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठे बाबा और फिर उपस्थित जन समुदाय को देख कर के मधुर वाणी से कहे कि हे संतों, नून के स्वाद ले नून के पता चलते। ये उनकी वाणी। रावटियों में जो वाणी कही जाती है ना, तो हम उसको रावटी वाणी भी कहते हैं और वाणी को ही रावटी कहने की प्रथा है समाज में। रावटी का अर्थ है और मैं बता दूं, रावटी वह है जो राजा की तरह लाव लश्कर में चले। उस समय राजा चलते थे अपने साथ में लाव लश्कर लेके, वैसे ही बहुत सारे लोगों को लेकर के चलना। और रावटी तंबू है एक तरह से, जो तंबू या कनात लगा देते थे और वहां विश्राम करते थे, ये रावटी। लेकिन रावटी में जो कही गई बात बाबा जी के द्वारा जो अभिव्यक्त वाणी है, उन वाणियों को भी रावटी कहा जाता है। ये एक नया चीज आया छंद के, क्योंकि यह वाणी रावटी से आया है। बाकी वाणी जो है वो अमृत अमृत वाणी है, वो अमृत वाणी की तरह है।
और जिसकी हम संख्या 42 बताते हैं। दूसरा वह वचन जो समकालीन परिस्थिति से उपजा हुआ है। तो ये राउटिया है, उपदेश। तो इस तरह की बातें आती है। तो अब नमक का आशय क्या है? नमक, नून, नून मतलब नमक। नून कहाँ है वहाँ? कि नून के स्वाद नूनछुर रहते, नमकीन रहता है। और नमक अपनी अस्तित्व को विलीन करके दूसरे चीज को अपने ही अ, गुण धर्म में परिवर्तित कर देता है, उनको स्वादिष्ट बना देता है। पानी में डालोगे तो उसमें उनका गुण आ जाता है, भोजन में डालोगे तो उसमें उनका स्वाद आ जाता है। तो इसी तरीका से यह जो गुण है, नमक की तरह है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नमक रखना, किसी अच्छी बातों को आत्मसात कर लेना, विचार कर लेना और उन बातों को मानना, ये कही गई बात है। अब यही बात जो है वो राउटी में व्यक्त हुआ है कि अ, नून के स्वाद से नून के पता चलते। गुरु घासीदास जी एक छोटे घड़े से नमक डालकर उनमें जल भरवाया और उस नमकीन जल को दिखाकर लोगों से पूछा, ये क्या है? लोगों ने उत्तर दिया, पानी। फिर उसे पान कराकर पूछा, कैसा लग रहा है? तो लोग ने कहा कि नूनछुर। तो जल है परंतु नमक से युक्त है। जल नमक जल में विलीन है, यह दिखता नहीं। ठीक संसार ऐसा ही है, उसमें इसी संसार में यह गुण जो है वो मिला हुआ है। अब इसे ही आपको जानना है कि गुण क्या है, सत और असत क्या है। ये नमक की तरह विलीन है, इसे ही आपको जानना है, समझना है। ज्ञानी उसे महसूस करता है, अनुभव करता है। बाबा जी का सरल सहज उपदेश ऐसा ही व्यवहारिक होता है। और इस तरह से बहुत छोटी-छोटी दृष्टांतों से, बहुत छोटी-छोटी उदाहरणों से, छोटी-छोटी बोध कथाओं से वो लोगों को अपनी उपदेशना करते थे और उपदेशना करके उनके भ्रम का निवारण करते थे। ये एक घटना हुई। उसके बाद इस रावटी में एक और महत्वपूर्ण बातें हुई। उसमें एक बात ये थी कि एक महिला अपनी 3 पुत्रियों को लेकर के आई। आगे वर्णन है। 3 पुत्रियाँ लाई और 3 वृद्ध गोड़िन महिला है। गोड़ समाज की आदिवासी महिला है और बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो तीनों पुत्रियों को बाबा जी के दर्शनार्थ आती है रावटी स्थल में और अपनी बेटियों को कोसती रहती। तीनों बेटियों को अक्सर गाली देती रहती कि यह कुलबोरनी है, मुझे पानी कौन देगा? हमारा वंश कौन तारेंगे? ये तो हमने पैदा कर दिया, अब ये तो दूसरे के घर जाएगी। तो वो सदैव चिढ़ती रहती थी। हो सकता है उनके पिताजी, कन्याओं के पिताजी क्योंकि संतान है तो मोह रखती होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक महिला अपनी बेटियों से कुढ़ती रहती थी। ये ऐसा जनजीवन में आज भी देखा जाता है। तो बाबा जी ने कहा, समझाया बिठा करके कि नहीं, इनको अच्छे से पालो-पोसो, अच्छा से संस्कारवान करो, अच्छा से जतन करके रखो। और छत्तीसगढ़ी में इनकी कथन है, अ, तय हाँ तीनों नोनी बर ला बाबू बना के राखबे, तोर यह सेवा करही, तय फोकटइहच म रोथस गाथस काबर। उठ जा और बने बेटा सरी खेला जतन करबे। ऐसे बाबा जी समझाया कि इसको तीनों पुत्रियों को बेटा मान के बेटा जैसे जतन करना और ते दुख में मत रहे। बाबा जी की इस आश्वस्त वाणी से को सुन करके महिला प्रसन्न हुई और अपनी तीनों कन्याओं को पुत्रवत स्नेह करने लगी। बाद में कालांतर में पता चला कि तीनों पुत्रियां तीनों बेटा की तरह उनको हमेशा साथ में रखी और उनका पालन पोषण किया। और बेटा और बेटी में भेद नहीं, लिंग भेद यहाँ पे स्त्री और पुरुष में, बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं करना है, बल्कि उनको संस्कारवान करना है। और यही संस्कारवान और अच्छे जतन से अगर हम पालते हैं संतान को, तो वही हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव में सहारा देते हैं। ये कथन इस रावटी से छन के आया।
तो कहने का जी, अर्थ जी। ये है कि ऐसी गाथाओं से, ऐसी लोक गाथाओं से, ऐसी घटनाओं से बाबा जी ने समाज में चमत्कार किया, जिसे हम आज चमत्कार कहते हैं। तरह-तरह की बातें फैली हुई थी। आज भी आप देखेंगे, बेटा नहीं है कह के कई बहु-विवाह कर लेते हैं लोग। उस ज़माने में 250-300 साल पहले और सोचिए कितनी मिल्कियत रही होगी, ज़मीन-जायदाद कितना रहा होगा, जनसंख्या बहुत विरल थी और हमें वंश चलाने के लिए, संपत्ति खाने के लिए या पिंडदान देने के लिए तमाम तरह की बातें करके बेटों के प्रति मोह रहता था और बेटियों को वैसे ही समझे जाते थे। उस ज़माने में बाबा जी ने बेटियों के महत्व को जनमानस को समझाया और उनकी महत्ता क्या है ये बताया। आज मानपुर मोहल्ला और पूरी राजनांदगाँव जिला में अगर देखा जाए, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। ये प्रसंग ये बताता है कि उस जिले में, उस अंचल में लड़कियों की जन्म ज़्यादा होता था उस समय। कई-कई जिला ऐसे हैं आप जाके उसके जिला घनत्व को देखिएगा, तो मानपुर मोहल्ला साइड जो है वो हो सकता है कन्या ज़्यादा हो रहा हो और जिसकी ज़्यादा संख्या हो, उधर उसकी महत्ता कम हो जाती थी। और इसीलिए और ये प्रकट रूप से ये कथा सामने आया, ये प्रसंग सामने आया, तो उन्होंने इस प्रसंग को बहुत खूबसूरती से बाबा जी ने अभिव्यक्त किए और लोगों में ये बातें हुई। पाना बरस राजघराना था, शाह परिवार अजोर शाह जी राजघराना के थे। उसके प्रति श्यामलाल शाह वहाँ के राजा थे और बाद में वो विधानसभा में भी थे, तो शाह परिवार के रहे हैं। तो हम लोग उसके घर आमंत्रण में गए, जैसा कि सर ने कहा। हम लोग बैठे, बातचीत किए, राजा साहब के वंशज से जो ज़मीन की बातें हुई, ये पवित्र क्षेत्र है जहाँ बाबा जी का आगमन हुआ है और साथ में वहीं ग्रामीण अंचल की एक मेला लगती है, बहुत प्राचीन मूर्ति है। उस मूर्ति जो है, छोटी-सी मंदिर वहाँ, तो लोग उसके पूरा घीस के ले जाते हैं। वो प्राचीन बौद्ध कालीन प्रतिमाएँ हैं, यक्ष-यक्षिणी की है, ऐसा है। और उसे प्रेमी युगल मान करके खुरच-खुरच करके ले जाते हैं। हम लोग पूछे कई लोगों से, तो मैं पूछा तो मुझे जानकारी मिली कि इसको खुरच के ले जाते हैं और इसका चूर्ण को मोहनी मंत्र बनाते हैं। सुनिए इस बात को, मोहनी मंत्र बनाते हैं। तो उधर के युवा लोग वहाँ आते हैं, जो भी हो और उसकी उस खुरच करके ले जाते हैं पुड़िया में और मोहनी मंत्र बनाते हैं। ये प्रथा उधर फैली हुई। तो उसी पास में ही जैसे टीला दिखाया छोटा-सा सिद्धि स्थल, यहाँ बाद में शिव जी का स्थापना भी की गई है। पता चला कि यहाँ कोई सिद्ध पुरुष आए थे, तो हम लोग चाहते थे कि इस क्षेत्र में बाबा जी का कुछ स्मृति चिन्ह बने। इसीलिए हम लोग राजा साहब के यहाँ गए, बातचीत किए, वो सहमति भी दी। जी, और बाद में बीडीओ साहब देवचंद बंजारे जी और बीडीओ साहब अभी साथ में थे, उनकी धर्मपत्नी भी हम लोग के साथ में रह चली थी। तो उन सब लोगों के प्रयास से एक छोटा-सा जगह मिला है और वहाँ जैतखाम और सामुदायिक भवन छोटी-सी बनी। उसके उद्घाटन में आमंत्रित किए थे देवचंद बंजारे जी, जो राजनांदगाँव जिला में जय सतनाम नाम की पत्रिका निकलता है। उसके वो संपादक भी थे और उसकी पिछले वर्ष देहांत हुई। अ, राजनांदगाँव जिला सम्मेलन में मैं उनका सम्मान कराया था, साहित्यकार सम्मान छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव का जब मुझको दायित्व मिला, तो हम लोग डोंगरगढ़ में जिला राजनांदगाँव साहित्य सम्मेलन कराए, तो उसमें राजभाषा आयोग की ओर से उनका सम्मान किया गया। तो पीडी सोनकर जी प्रोफ़ेसर थे, वो इतिहास के अभी भी हैं और वो दोनों मिल कर के जय सतनाम पत्रिका निकाला करते थे। देवचंद बंजारे जी की एक और चर्चित किताब है, काफ़ी ख्याति है उसमें कि वो नक्सल मूवमेंट से जो बेसहारा हो जाते हैं बच्चे, उनके जीवन और उनकी गतियाँ और स्थिति के ऊपर एक सुंदर किताब लिखा है, मोनोग्राम किताब है, फ़ोटो सहित बड़ा सुंदर दस्तावेज़ की तरह है और राज्य सरकार के लिए और शोधार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो उस क्षेत्र में पदस्थ थे, शिक्षक थे और वो बहुत सारे तथ्यों को अपने आँखों से देखा करते थे, समझते थे, इसलिए बहुत सुंदर उन्होंने वो किताब लिखी। तो रावटी स्थल का अनुभव क्या कहें हम सभी जी। अभिभूत थे
और सब गाड़ियों में बैठ के बात इतना करते थे, बात कभी खत्म होना नहीं। और हमारे अंदर शक्ति क्षीण भी नहीं होता था। सीनियर सिटीज़न होने के बावजूद सभी उत्साह से भरे हुए। पैदल-पैदल गए वहाँ पे थोड़ा गर्मी का सीज़न था तो वो जो जलकुंड थोड़ा-सा शिवनाथ नदी के जैसे सरार बोलते हैं, अभी पानी रुक जाता है, वो सरार है, दायरा है। तो उस दायरा के समीप ही अ, चिरई जाम काफ़ी फला हुआ था। तो हम लोग तोड़े, खाए भी और वहाँ के सुंदर वातावरण को देख कर के बड़े ही अभिभूत हुए। और जी, जैसे टीपागढ़ की बात आई अभी, टीपागढ़ ही उद्गम है। टीपागढ़ में भी गए हैं कई लोग बोल रहे थे वहाँ कि बाबा जी यहाँ आए हैं, यहाँ के बाद टीपागढ़ ज़रूर गया होगा। क्योंकि टीपागढ़ वहाँ से नज़दीक भी है और धार्मिक केंद्र भी था, तो बाबा जी वहाँ गए होंगे अ, ऐसा कथन है। एसआर बिल्कुल, बंजारे जी। साहब का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा रिसीव कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों जी, जी, जुड़ा जी। है कि जी, नहीं? बहुत शुक्रिया अनिल भट्टाचार्य साहब। जी, जी, मैं जी। फिर दोबारा मानदेय साहब के पास जाना चाहूँगा और जो और भी कुछ विस्तृत बातें जो छूट गई हो विस्मरण में, उसको फिर से मैं जी, चाहूँगा जी। कि अपनी बात रखें सेवक राम मांझी साहब। उसमें जो बातें थोड़ी-सी बताने का ये चाहूँगा कि वास्तव में पाना बरस हमारे जो केंद्र स्थल है, जंगली क्षेत्र में, वहाँ पर बाबा जी जाकर के किए और हम लोगों के प्रयास से वहाँ पर अब तीर्थ स्थल का रूप लेना शुरू कर दिया है। जैसा अभी भतपरी साहब बता रहे थे कि हम लोग उस कार्यक्रम में गए थे जब जैत जी। कैंप बढ़ाए थे तो, उस हाँ, समय हम लोगों ने बिल्कुल। उसको देखा भी था। जी, जी। तो जी, जी। एक तो क्या जन्म स्थल किसी नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और जी, चाहे जी। उसके पर्यटन केंद्र से भी देखा जाए या हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस जी, जी। दृष्टि से भी पाना बरस का जो यात्रा रही हमारी बहुत ही अविस्मरणीय रही है और इससे ये पता चलता है कि हमारे जंगल परिसर में रहने वाले हमारे समाज के लोग, न केवल हमारे समाज बल्कि पूरी मानव जाति के लोग किस प्रकार का जी, जीवन जीते रहे हैं और उस समय किस किस प्रकार की विडंबना रही है समाज के लोगों में, तो उसको दूर करने के लिए बाबा जी उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए विशेष रूप से इन स्थानों पर अपनी रावटी यात्रा किए हैं और ये क्षेत्र भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसा मैं अभी बता रहा था कि ये गढ़ के चिरौरी का क्षेत्र कहलाता था। उस समय राजा जी, वहाँ के गढ़ चिरौरी के थे और ये उनकी रियासतें थी। तो उसमें एक था रियासत का नाम था कोराची, जो टीपागढ़ से लगा हुआ है और दूसरा था जी, जिसमें 84 गाँव बताते हैं। 84 जी। गाँव इसमें शामिल है। और हाँ, वो जिसमें जो ए एक सौ पानागढ़ का स्टेट था उसमें 360 जी, गाँव थे। इतना बड़ा जी, जी। रियासत था। हाँ, तो बहुत इन बड़ा एरिया। 360 गाँव में हम अलग-अलग ना जा करके यदि हम उनके राजा या सियासत को हम अपने भावनाओं को बताएँ, हम अपना मानवता को जागृत करें, मन के एक समान की जो बात बता रहे हैं या जैसे बेटी-बेटा में भेद की बात आ रही थी, लड़के-लड़कियों को बताने की जो बात आ रही थी, इनको यदि हमको बताना है तो यदि हम एक मुखिया को पकड़ कर समझा दें, तो पूरा स्टेट में वो बातें फैल जाती है। तो मेरी तो जी, मान्यता यही है कि बाबा जी प्रकृति के नज़दीक रहते थे, प्रकृति को बहुत प्यार करते थे। तो जब उनकी हम तप स्थली में हम जाते हैं, छाता पहाड़ में जाते हैं, तो इतने चर्चित थे, इतने प्रेम बाँटते थे कि वहाँ के जब जो पशु-पक्षी थे, पेड़-पौधे थे, वो भी उनके अनुसरण अनुयायी बन गए थे। तो एक कथा एक आती है, एक हाथी पागल हो गया था, तो हाथी हाँ, हाँ। पागल को ठीक करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा था, परंतु हाथी जी, किसी को मानता नहीं था, क्योंकि उनसे प्रताड़ित करते, मारने की कोशिश करते थे। तो किसी भी चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, यदि कोई प्रताड़ना से अपने दबावपूर्ण काम करके हम उसको अपने वश में कर लें बोले, तो शायद कोई संभव नहीं हो पाता। परंतु प्रेम के भूखे सभी होते हैं। उस हाथी को सतनाम कहा, प्यार से उसको सहलाया, बताया, तो हाथी का जो रौद्र रूप था, जो क्रोध था, वो शांत हो गया। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रेम से बाबा जी सबको अपने वश में कर लेते थे और यही कारण था कि रियासतों में जा करके इस अपनी भावनाओं को, सत्य और अहिंसा के मार्ग को, मन के एक समान मनुष्य में जो अलग-अलग जो विसंगतियाँ पैदा हो गई थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। उसके बाद फिर हम लोग
वहां से निकल करके पाना ब्रश से होते हुए राजनांदगांव यहाँ आए, क्या बोलते हैं, अ, अम, भिलाई 3 आए। डोंगर भिलाई 3 में जी, हमारे हाँ, साथी हाँ, लोग इंतजार कर रहे थे हाँ, 4 ही और था। वहां पर फिर हम लोगों का स्वागत सत्कार हुआ। फिर वहीं पर हम लोगों ने हमारी उस यात्रा का, प्रथम यात्रा का अम, समापन अ, किया, अंतिम किया, और जो हमारे झंडा समापन लेकर के हमारे सारे ध्वज हमारे चल रहे थे, उस ध्वज को हम लोगों ने वहां समर्पण किया। वहां मिस्टर तो सतनाम सेवा संघ के जो हमारे पदाधिकारी थे, मनसाराम कुर्रे जी, उनको फिर हम लोगों ने सौंपा और उसके बाद फिर हम लोग वहीं से विदा लेकर के अपने अपने घरों को प्रस्थान किए थे। तो इस तरह से हमारा जो अध्ययन दल की प्रथम चरण की जो यात्राएं थी, वो पूरा हुआ उस दिन 3 दिन में, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख। इसके बाद फिर द्वितीय चरण के लिए बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो जी, हमारा जी, ये बहुत जो, शुक्रिया। बहुत जी। जी, अ, इस यात्रा की अगर आप लोगों की कोई तस्वीर हो तो आप हमें शेयर करें और इसको हम एक कोड के रूप में डाल सकेंगे इसको। तो अगर वो मैं समय मिले तो मैं जी, मैं आपको फ़ोटो भेजा हूँ, अंजोर साहब जी खाट में बैठे जी, हैं, हम सब लोग हैं उसके जी, आँगन जी। में, वो फ़ोटो हमारे बीच भेजा हूँ। में डॉक्टर स्वामीराम बंजारे साहब जुड़ चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत बंजारे सर। हेलो, हम्म, हाँ, बंजारे सतनाम साहब सर, सुन पा रहे हैं? जुड़ तो गए हैं, हेलो। वीडियो दिख नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, हाँ, तो हाँ, आया। दबाने को नहीं लगता। अभी डबल लिंक अ, दिया हूँ मैं, तब सब जुड़ डॉक्टर बंजारे पाएँगे। साहब बहुत-बहुत स्वागत सतनाम हमारे प्रोग्राम में हमें सुन पा रहे हैं सर? सतनाम सर, जी। मैं चाहूँगा कि समय हमारा तो नज़दीक हो चुका है, फिर भी आपके लिए अवसर के लिए समय है। बहुत-बहुत स्वागत और मैं चाहूँगा कि आज की हमारी चौथी राउटी पर हमारी चर्चा हो रही है, तो उस पर आप अपनी बात रखें। बंजारे साहब। हाँ जी सर। अभी तुरंत जुड़ पाया मैं ओपन नहीं हो रहा था। जी, अब इसके पहले जो बातचीत आप लोगों की हुई है मैं तो सुन नहीं पाया। जी, तो जब हम लोग चिरई पदर दंतेवाड़ा से वापस कांकेर आए, तो कांकेर से हम लोग चौथे राउटी जो पाना बरस है, वहाँ के लिए जब गए, तो पहले हम लोग कांकेर से मानपुर पहुँचे और मानपुर में हमारे समाज के साथियों द्वारा मान-सम्मान किया गया। वहाँ भोजन व्यवस्था वगैरह थी मानपुर में, एक टंडन परिवार में। तो वहाँ से करके हम लोग जब पाना बरफ पहुँचे, तो जहाँ नदी किनारे जो स्थल है, रावटी स्थल, वहाँ एक मांडले साहब थे। तो उनके माध्यम से उस क्षेत्र तक हम लोग पहुँच पाए, वे मार्गदर्शक रहे और वहाँ पाना बरस में जो देख कर के जो तीर्थ स्थल है, वहाँ से हम लोग वहाँ के जो अ, वहाँ के रहने वाले इंद्र शाह मंडावी जी, जो कभी राजनीति में रहे होंगे, उनके निवास स्थान में गए, उनसे मेल मुलाकात की और आपस में चर्चा किए कि यहाँ पर बाबा जी ने रावटी लगाई थी, तो उ उसका एक प्रतीक चिन्ह, एक स्थान उसके लिए आरक्षित होना चाहिए और तो उन्होंने अपनी सहमति दी क्योंकि वे भूतपूर्व विधायक रह चुके थे उस समय। शायद वर्तमान में भी अभी वो आज की तारीख में विधायक हैं, इंद्र शाह मंडावी जी। तो पाना बरस हम के लोग साथ लोगों से हम लोग मिले, उस परिवार आपस में के थे। चर्चा किए और बाबा जी का जो संदेश उपदेश है और उनका समाज में जो स्थान रहा है उस क्षेत्र में, उसका प्रभाव पाना बरस में हम लोग को देखने को
मिला और इस तरह से स्थल हम लोगों ने वहाँ पर चिन्हांकित किया नदी के तट पर। वहीं पर एक मंदिर भी बन रहा था जो हमारे समाज का तो नहीं था, लेकिन शिव जो मंदिर, हाँ, शिव मंदिर। पुरातात्विक मूर्तियाँ वहाँ पर मिली हुई थी, उसको स्थापित करने के लिए एक मंदिर बन रहा था। तो वही पाना बरस का राउटी स्थल है और जी, वहाँ से हम लोग आगे राजनांदगाँव की ओर प्रस्थान कर गए। जी, जी। अब बात इस 4 पर किलोमीटर की जो जी, याददाश्त तो थोड़ी-सी जी, बंजारा कमज़ोर है। साहब इस पर विस्तार से बातें सेवाग्राम बांदे साहब, अनिल भतपहरी साहब कर चुके हैं और जी, आपने जी। कुछ कड़ियाँ इसमें जोड़ी है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम चाहेंगे कि इस यात्रा में जितने भी लोग थे, उन जी, सभी को हम 9वीं कड़ी तक कम से कम आमंत्रित कर लें ताकि उनका भी एक ऐतिहासिक अ, एपिसोड में एक सहभागी बन जाए। तो हाँ जी, उन लोगों का नंबर तो मेरे पास नहीं है, फिलहाल हम नंबर ले लेंगे माधे साहब से, आप जी, सब लोगों से। मैं जी, चाहूँगा कि इस यात्रा की जो दुर्लभ तस्वीरें अगर होंगी, जी, तो सभी एपिसोड में हम अभी तो 4 एपिसोड ही हो रही है, तो ये एपिसोड कल एडिट होगा। तो इसमें जी, हम एक टेक के रूप में उस फ़ोटो को लगा सकें, तो हाँ ये जी, अभी-अभी मेरे को स्मरण हुआ है। तो मैं अनिल भतपरी साहब से चाहूँगा कि जो भी फ़ोटोग्राफ संलग्न होंगे, उस पर थोड़ी-सी अपनी बात रखेंगे आज के विषय पर। जी। जी, अ, सतनाम रावटी स्थलों की शोध के लिए या उनको चिन्हांकित करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील सतनामी समाज की ओर से आयोजन हुआ था शोध यात्रा दल के रूप में और इसमें हम 7 अलग-अलग क्षेत्र के लोग थे जिसमें प्रशासनिक अधिकारी बांधे साहब थे, कांकेर निवासी शोधार्थी और पीएचडी निर्देशक डॉक्टर स्वामीराम बंजारे जो स्क्रीन में है। ज्योग्राफी के अ, अभी प्रोफेसर हैं, गरियाबंद तरफ पोस्टिंग है, वो भी थे साथ में। संस्कृति या गायन क्षेत्र में विजय डहरिया जी था और कथा लेखन के लिए चर्चित भुवनदास वृत्तांत लेखक थे वो और मैं भी एक अदना-सा एक शोधार्थी हूँ, तो वो भी जिज्ञासा रही है, जगहों में जाया जाए, देखा जाए और योग के ऊपर जो निष्णांत है और बहुत अच्छी लेखनी चलती है, निवेदानंद दिव्य जी, ये हम सब लोग थे और अलग-अलग ऐसे छाँटे गए थे और हम लोग और छाँटे क्यों गए थे? इनके पीछे कारण है कि इनकी लेखनी चलती थी और निरंतर हम सतनाम संदेश में इनकी रचनाओं को प्रकाशित भी कर रहे थे और हमारे आयोजन में आया करते थे। तो ऐसे लगा कि ये लोग सक्रिय हैं और ये लोग अच्छा काम करेंगे। इसलिए इन सब लोगों को लेकर के चल पड़े, कारवां हमारी। तो हमारी जो उद्घाटन हुई झंडा दिखा करके उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष एल.एन. भोसले साहब और पूरे हमारे सतनामी समाज के जितने लीजेंड लोग हैं जो न्यू राजेंद्र नगर रायपुर में रहते हैं, बड़े उच्चाधिकारी हैं और बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं। वे सब एकत्र होकर के हमको सफेद ध्वज दिखा करके उस यात्रा का शुरुआत करवाए, रवानगी किए। उनका भी फ़ोटोग्राफ है, से लेकर के समापन तक का महत्वपूर्ण फ़ोटोग्राफ मेरे पास है। वो जी, जी। सबको मैं 8-10 फ़ोटो आपको मैं भेजा भी हूँ और मैं रीसेंड कर दूँगा। जी, जी। तो कहने का अर्थ यह है कि यह शोध यात्रा शुरुआत में ऐसा लगा कि हम चल देखने तो जा रहे हैं, चिन्हांकित करेंगे। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए, तो सिवाय 2-3 जगह छोड़ कर के कई जगहों पे उधर के लोग मिल कर के स्मारक बना चुके और विधिवत चिन्हांकित हो चुका है। नहीं हुए वाले जगह में एक तो दंतेवाड़ा था और दूसरा ये आपके पाना बरस, ये 2 ही जगह नहीं है। बाकी पूरी नौ राउटी स्थल है जिसमें आपके कांकेर में भी बना हुआ है। अ, दंतेवाड़ा में नहीं बना था, चिरई पदर में बना हुआ है, बहुत शानदार प्राचीन जय था। उससे लगा हुआ एक सामुदायिक भवन और हम लोग वहाँ बैठे तो पूरे 18 गाँव में आस-पास उधर फैले हैं सतनामी प्रतिनिधिमंडल आके इंतज़ार कर रहे थे मादर जहाज लेकर के। हम लोग गए, वहाँ स्वागत हुआ, बढ़िया पंथी नाचे गए। तो पंथी वहाँ नाचे। चिरई पदर में भी बना हुआ है, दंतेवाड़ा में नहीं है।
दंतेवाड़ा में बनेगा हुँ। ऐसा कह के चिंता जंगल के लंका पास में गाँव में है। जैत खाम है, चिंता लंका में। तो उसकी फ़ोटोग्राफ हाँ। भी है। उसके बाद में कांकेर में तो है ही उनका फ़ोटोग्राफ, वहाँ स्मारक बना हुआ है, जैत खाम भी है, गड़िया पहाड़ में। कोंडागाँव के पास पाना गाँव है, बरस में वहाँ का नहीं, भी है। हैं? पानापर पाना बरस में नहीं। कोंडागाँव के पास जो गाँव गए थे ना वार्ड नंबर 14 में, उसका भी जी, फ़ोटोग्राफ है, जहाँ लकड़ी का काम हाँ, हुआ है। हाँ, हाँ, जी, जी, जी। वो लकड़ी हाँ, वहाँ हुँ। पे उस गाँव वहाँ बालक दास जी का पूरा सीमेंट का प्रतिमा है और पूरी मेला ग्राउंड है, बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पे भव्य जयंती उत्सव मनाए जाते हैं, कोंडागाँव के पास। तो वो वाली जगह भी है, तो उनके भी फ़ोटोग्राफ मिल जाएँगे। अड़का उसके बाद में क्षेत्र हम लोग कोंडागाँव में। हाँ, तो कोंडागाँव पाना पर जी। अड़का छेपरा पारा कहलाता है, जो हाँ सर? मोहल्ला है। अड़का छेपरा पारा, तो मोहल्ला जहाँ अच्छा, जैत खाम है। जैत जैत खाम में। हाँ, और वहाँ के हमारे समाज के लोग काष्ठ कला के भी हाँ, काम करते हैं। काम करता काष्ठ है। कला उसमें माड़िया, दंडावी माड़िया या और विभिन्न देवी-देवताओं या महापुरुषों के मूर्तियाँ बनाते हैं और शिल्पकार हैं एक तरह से। जी। फिर पानाबरस में स्मारक नहीं था, तो वो बन चुका है और उसकी फ़ोटो मिल चुका है मुझको। मैं कहीं न कहीं हुँ। मेरे मोबाइल में है उद्घाटन होने के बाद। अब उसके बाद में फिर दूसरी सेकंड चरण होगी जब समापन हम लोग तो सेक्टर 6 सतनाम भवन में किए और वहाँ सब गणमान्य लोग थे, गुरु वंदना के सारे सदस्य आ गए और बड़ा ही एक सुंदर वातावरण और बिल्कुल धार्मिकमय वातावरण और हम सब सत्संगी टाइप के हो गए। हम लोगों के जीवन में भी एक तरह से आध्यात्मिक चेतना विकसित हुई और एक अलग-सा मनोभाव हम लोगों के अंदर पैदा हुआ। इसके पहले हम जैसे थे वो जैसे रहे होंगे, लेकिन उस यात्रा के बाद में हम सब लोगों के बीच में हमारे जीवन में भी एक बदलाव आया और मैंने जैसे कहा भी है कि ऐसा होने से हम लोगों को जीवन में एक ठहराव भी आई, एक तरह से प्रसिद्धियाँ अलग मिली और हम लोगों के मतलब बरक़्क़त सा हुआ एक तरह से। ऐसा हम लोग महसूस भी करते हैं इस यात्रा के बाद। जी, जी, जी। तो हम जी, अपील करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से और लोग सुनेंगे, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि इन सतनाम शक्ति केंद्रों में, इन सतनाम रावटी 9 स्थलों में जहाँ बाबा जी के चरण पड़े, जहाँ उन्होंने सतनाम की दीक्षा देकर के लोगों में समानता की और जाति विहीन समुदाय की संरचना खड़ा किया है, ऐसे जगहों के दर्शन करने के लिए सपरिवार जाना चाहिए। अपने इष्ट मित्र को लेकर के जाना चाहिए जी, और जी। ऐसे सुंदर रमणीय जगह है कि आप जा करके कृत हो जाएँगे, अपने जीवन को धन्य महसूस करेंगे आप और ज़्यादा दिन का समय भी नहीं लगेगा। एक तरफ जैसे जाओगे तो 3 दिन में समाप्त हो जाएगा और संपूर्ण एक साथ यात्रा करोगे तो 7 दिन में खत्म हो जाएगा। 7 जी, दिन, 5 दिन में भी आप खत्म कर सकते हैं और खाने-पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपने साथ रसद पानी रखोगे तो पिकनिक टाइप के मना सकते हो, जाके बना लो और अगर ऐसा झंझट नहीं पालना चाहते हो, तो आजकल हर जगह रेस्टोरेंट है और होटल की सुविधाएँ मिलेगी, जहाँ सुविधा है। आपको हर 30-40 किलोमीटर में कहीं न कहीं भोजन, ठहरने का, खाने का, ये सब सुविधाएँ आपको मिल जाएगी। अब पाना जी। बरस इंटीरियल है बोलते हैं, लेकिन पाना बरस से लगा मानपुर, महज़ 15-17 किलोमीटर दूर है। पा मानपुर पूरा एक शहर है, शहर में सारी सुविधाएँ अब जी। पाना बरस भी बड़ा गाँव हो चुका है, वहाँ भी सारी सुविधाएँ मिल जाएगी जी, और जी। दंतेवाड़ा तो जिला मुख्यालय है। चिरई बदर तो बड़ा रम्य स्थल है और मेन रोड से थोड़ी ही दूर अंदर में है वो गाँव और वहाँ भी सारी सुविधाएँ हैं। और बाकी हम जगहों पे जैसे उसके बाद में डोंगरगढ़ है, डोंगरगढ़ तो सिटी है और अभी तो भारत सरकार की प्रसादम योजना में शामिल हो रही है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी है, चंद्रगिरी जैनों का तीर्थ है, बौद्ध धर्म का प्रज्ञागिरी है और सतनाम पंथ का रावटी कुर्रू पहाड़। जहाँ पे ऊपर जैत खाम है और नीचे सामुदायिक भवन है, साधु संत लोग रहते हैं, वहाँ हमेशा चौका आरती, भजन-पूजन होते रहता है, आसन जी, लगी जी। हुई है। उसी रास्ते तो हमें उसी रास्ते डोंगरगढ़ जैन की मंदिर यात्रा जाने का करनी रास्ता है। चाहिए। हाँ सर, जैन मंदिर जाने का रास्ता भी वहीं से है, सामने से। हाँ, तो वहाँ से प्रज्ञागिरी चले जाओ या बमलेश्वरी चले जाओ, वहीं से जाने वही रास्ता है, वहीं से हम गुज़र के जाते हैं।
ये कुर्रू जी, पहाड़ जो है सतनाम सामुदायिक भवन जो बनी है, उसी जगह से जाते हैं। लोग वहाँ खड़ा होकर के नल भी लगा है, लोग पानी-वानी पीते हैं, वहाँ रुकते हैं। मेला के समय मैं एक बार गया था तो बहुत सारा लोग तो वहीं पर पड़ाव डला हुआ था। आप ये तो किस्सा बताएँगे जैसे डॉक्टर साहब? अभी चलिए ठीक है। हाँ, हाँ, जी, जी। अगले 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 एपिसोड में जी, बताएँगे बहरहाल उसको। बहुत शुक्रिया आप राइट। सभी मेहमानों तो का हमारा जी, पटवारी साहब अपनी बात खत्म कर लें। जी, 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 बिल्कुल। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम सब लोगों की 4 रावटी स्थलों का दर्शन यात्रा संपन्न हुआ और हम लोग ऐसे विशिष्ट मनोभाव से गुज़रे, ख़ास तौर से बस्तर की अनदेखी सौंदर्य से परिचित हुए और मानपुर मोहला मार्ग जो आए हम लोग, ख़ास तौर से बहुत बढ़िया। कांकेर से लेकर के जो मानपुर मोहला का मार्ग जो है, वो अत्यंत रमणीय और बहुत सुंदरता से भरी हुई मार्ग है। उस मार्ग में जी। ज़रूर यात्रा करना चाहिए जी, और जी, जी। ये हम देखे तो बड़ा ही मनभावन लगा और हम लोग तो क्या कहें बस धन्य हो गए एक तरह से उस यात्रा में शामिल जी, होके जी, बहुत शुक्रिया और आज के इस जी, कार्यक्रम जी, को जी। जी, जी, बहुत शुक्रिया हमारा समय भी कंप्लीट हो चुका है, अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे। तो मैं ज़रूर, चाहूँगा ज़रूर। कि आज की इस परिचर्चा पर अपना कीमती समय निकाल कर के जुड़े हमारे साथ सेवाकराम मांदे साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद, सतनाम। अनिल बतपारे साहब का भी और थोड़ा लेट में जुड़े हमारे डॉक्टर स्वामी बंजारे साहब का। अब मैं चाहूँगा कि आने वाले एपिसोड में फिर से हम मंगलवार को मिलेंगे और हुँ। 5वीं एपिसोड पर मिलेंगे और तब तक और भी अपने साथी जो रहे हैं, उनको भी सूचना कर दें और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी ये जो रावटी पर जो विस्तृत चर्चा जो चल रही है, इस पर काफ़ी लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही है और ये ऐतिहासिक चर्चा तो हमारी गूगल मीट चल रही है और इस गूगल मीट के हाँ, माध्यम से मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है और इसके आप सब सहभागी हैं। आप लोग उस यात्रा के मैं सहभागी हैं देखा और इस गूगल मीट में जो इतिहास में गवाह बनेगा, इसका भी आप सहभागी बने, उसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, सतनाम और बाबा गुरु घासीदास जी की ऐसी कृपा हुई कि ये एपिसोड आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो सेवाकराम माधे साहब का, भट्टपैरी साहब का, बंजारे जी का बहुत-बहुत शुक्रिया, सतनाम। और दर्शकों से हम सतना गुज़ारिश करेंगे कि हमारी ये महत्वपूर्ण जो एपिसोड है, इस पर अपने-अपने ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएँ, ताकि हम अ, और भी इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर जाकर के सर्च करके जो हमारे इतिहासकार हैं, इनको लेकर के हम और प्रोग्राम कर सकें। आप लोगों के कमेंट से हमें योगदान मिलता है और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी अमेरिका में बैठे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद क्योंकि वो बाबा गुरु घासीदास जी के विभिन्न परिचर्चाओं के लिए वो हमें समय निर्धारित किए हैं, उनका धन्यवाद। सतनाम, जोहार, शुक्रिया, थैंक यू।